नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल KR ज्योग्राफिकल वर्ल्ड पे। आज हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जिनके बारे में हम अच्छे से विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेपाल ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है जो उत्तर में है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 140,797 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 2.76 करोड़, ये 2005 के जनगणना के हिसाब से है, जो नेपाल में हुई होगी। अवसादी चट्टान की भूदाब के कारण बलन से बनी भू आकृति नेपाल की विशेषता है। जब भारत के उत्तर में जाएंगे तो हिमालय पर्वत है, और ये है आपका नेपाल। देखिए, ये जो ब्राउन कलर का जो भी दिख रहा है, ये सब ऊंची ऊंची पर्वत मालाएं हैं, जो हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, जिसके बारे में हम आपको एक वीडियो बताएंगे। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है उसमें बनाएंगे, आपको अच्छी तरह से बताएंगे, जिसको बलन पर्वत भी बोला जाता है। देखिए, अधिकतर पर्वत शिखर अग्नि तथा परिवर्तित चट्टानों से बनी हुई हैं। आकृति के अनुसार नेपाल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला देखिए, दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश। नेपाल का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो वही तराई प्रदेश है, जिसमें जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। उत्तर वाला जो हिस्सा है ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बना हुआ है, जिसपे अधिक जनसंख्या नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त आपका दक्षिण वाला उपजाऊ तराई प्रदेश ही है। मध्य का पहाड़ी प्रदेश, जिसमें महाभारत लेक तथा चूरू के पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। जो लघु हिमालय है उसको महाभारत पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। औसत ऊंचाई इसकी 500 से 1500 मीटर। इसके उत्तरी भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ, इसमें काठमांडू की पहाड़ घाटी प्रसिद्ध है। अब भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, हम सबको पता है कि महान हिमालय से घिरा हुआ है। अगर चोटी उसका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ा जाए तो सबसे पहले आपका आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। और हिमालय वाला जो भाग है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है, उसके बाद आपका आता है लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तीसरा है आपका हिमालयी श्रेणी प्रदेश। विश्व का सर्वोत्तम शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। उसके बाद मकाऊ है 8,463 मीटर। मेंजून है 7,139 मीटर तथा गौरी शंकर 7,134 मीटर। अन्य और भी चोटियां हैं, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, नेपचू मुख्य है। ये क्रम से कभी कभी सजाने के लिए दे देता है कि आरोही क्रम में लिखिए, और या तो आरोही क्रम में लिखिए। तो ये चोटियों का ऊंचाई आपको ज्ञात रहेगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। जलवायु, नेपाल की जलवायु कैसी होगी? सिंपल सी बात है, जब उत्तर में है अधिक, वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार नहीं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हिमालयी पर्वत है, तो वहाँ का जलवायु ठंडा ही होगा। शीत प्रधान है। दक्षिण के तराई प्रदेश में को छोड़कर सभी स्थानों पर तापमान कम रहता है। नेपाल में जो पर्वत चोटी है महान हिमालय की, वो लघु हिमालय और
महान हिमालय है। लघु हिमालय और महान हिमालय का औसत ऊंचाई देखेंगे तो 6000 मीटर है। और वायुमंडल में हिम के जमने का जो हमारा ऊंचाई है और 4400 मीटर है। तो जो भी टेम्परेचर होगा वो शीत ही होगा, अधिक ठंडा पड़ता होगा। जाड़े के समय 2 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तापमान, और गर्मी में 30 डिग्री से कम नहीं होता है। वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेपाल के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर सालाना वार्षिक होता है। जाड़े में शीतकालीन चक्रवाती वर्षा होता है। इसका जल प्रवाह देखिए, नेपाल में पूरब से पश्चिम में 3 प्रमुख नदी तंत्र है। पूरब से पश्चिम 3 प्रमुख नदी तंत्र है। तो पूरब में, सबसे पूरब में कौन है? कोशी है, उसके बाद गंडक है, उसके बाद घाघरा है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कर्नाली जो घाघरा की सहायक नदी है, पश्चिमी नेपाल में बहती है। कर्नाली कौन से नेपाल में बहती है? ये पश्चिमी नेपाल में बहती है। घाघरा की सहायक नदी है ना, भारत में प्रवेश करती है। मध्य नेपाल में गंडक, जिसे यहाँ नारायणी नदी, तथा पूर्वी नेपाल में कोशी को सप्तकोशी। यहाँ जल विद्युत की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जल विद्युत की उन देश में, उन राज्य में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं जो ऊंचे ऊंचे जलप्रपातों से गिरते हैं। ऊंचे स्थल से अचानक से नदियाँ गिरती हैं, तो वहाँ पे जल विद्युत की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और मैदानी क्षेत्र में वैसे नेपाल में आपकी नेपाल को नदियों का जन्मभूमि भी बोल सकते हैं। बहुत सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। पर्वतीय ढालों पर लैटेराइट तथा मध्य पर्वतीय प्रदेश में अनुपजाऊ भूरी पाटजोल मिट्टियाँ पाई जाती है। पाटजोल मिट्टी किसको बोलते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाया जाता है उसको पाटजोल मिट्टी बोला जाता है। पर्वतीय ढालों पर लेटराइट मिट्टी वहाँ पाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा बरसात होता है और तापमान भी ज़्यादा रहता है। लेटराइट मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है, तो पर्वतीय ढालों पे लेटराइट ज़्यादा पाया जाता है। और अनुपजाऊ मिट्टी, पेट्रोल जो होती है अनुपजाऊ मिट्टी होती है। पर्वतीय प्रदेश में मिट्टियाँ भू संक्षरण की समस्या से ग्रस्त हैं। अब पर्वतीय प्रदेश में मिट्टियाँ भू संक्षरण की समस्या से क्यों ग्रस्त हैं? क्योंकि ढाल बहुत तीव्र होगा, मिट्टियों का कटाव तेज होगा। यहाँ 25.4% भूमि पर वन है, यानी कि 25.4% भूमि पर वन है। कहाँ पे? नेपाल में। 13% पर चारागाह, तराई क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन तथा मानसूनी वन पाए जाते हैं। सदाबहार चौड़ी पत्तियों के वन 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। अगर प्रश्न पूछता है कि चौड़ी पत्तियों वाली सदाबहार चौड़ी पत्तियों वाली वन किन ऊंचाई के बीच में पाया जाता है, तो 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई में। शंकुधारी वन का ऊंचाई क्षेत्र क्या होता है? 2400 से 4000 मीटर। इसके ऊपर पर्वतीय चारागाह मिलते हैं। कृषि क्षेत्र देखिए, नेपाल का 18% भूभाग पर खेती, जीवन निर्वाह के लिए खेती किया जाता है। वहाँ पे खेती के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं है, मिट्टियाँ भी नहीं है। कुल कृषि उत्पादन का 70% भाग अकेले पूर्वी तराई प्रदेश में पाया जाता है। पूर्वी तराई प्रदेश यानी कि जो भारत की तरफ ढलान है नेपाल का, उसको बोलेंगे। खनन एवं उद्योग, खनिज का अभाव है यहाँ पे। अभ्रक यहाँ की मुख्य खनिज अल्प मात्रा में लिग्नाइट तथा तांबा, कोबाल्ट आदि मिलते हैं। शक्ति के साधन के रूप में भारत के सहयोग से देवी घाट जल विद्युत परियोजना चालू किया गया है। प्रश्न पूछ सकता है, देवी घाट जल विद्युत परियोजना किस देश में है? तो आपका नेपाल में है। किसके सहयोग से चालू किया गया है? भारत के सहयोग से। विदेशी व्यापार हेतु नेपाल भारत के कलकत्ता बंदरगाह पर निर्भर है।
काठमांडू सड़क मार्ग चीन और भारत से जोड़ता है। जो काठमांडू में सड़क मार्ग बनाया गया है वो चीन को भारत से जोड़ता है। और चीन की सहायता से एक सड़क उत्तर से हिमालय पार तिब्बत की सीमा तक जाती है। पोखरा दूसरा बड़ा नगर है। पहला इसका बड़ा नगर कौन सा है आपका? काठमांडू है और दूसरा आपका पोखरा है। वर्ष 2008 में मतदान द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। देखिए 2008 तक नेपाल में राजतंत्र था। 2008 में इलेक्शन करवा के राजतंत्र के जगह पे लोकतंत्र लाया गया, यानी कि ये एक नया गणतंत्र राज्य देश है। भारत का पड़ोसी देश ही होगा जिसमें भूटान है। नेपाल आपका आज खत्म हो गया। भूटान और श्रीलंका को पूर्ण कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।